अगर हमारे घर में एडिक्शन आ जाती है, कोई भी साइकेट्रिक इशू आ जाता है, और हमारा जो पेशेंट है, मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अब हमारे घर में ये जो बीमारी आती है, जो दूसरी बीमारियां हैं, और इस बीमारी में, मतलब बीमारियां दोनों हैं, फिजिकल इलनेसेस हैं, मगर उन बीमारियों में और ये बीमारी में ये फ़र्क है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो एक्सेप्टेड है। कि अगर पेट खराब होगा तो उल्टी आएगी, तो पर्सन से नफ़रत नहीं हम करेंगे, मगर जब ये बीमारी घर में आती है तो कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या सिम्टम उसके होते हैं, मतलब पर्सन क्या करता है, एग्रेशन होती है, घर में झगड़े होते हैं, कनेक्ट टूटते हैं, मतलब एंगर इश्यूज होते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक ट्रॉमेटाइज कर देती हैं फैमिली को, उस माहौल को। तो उस चक्कर में ये बीमारी इतना ज़्यादा फियर और ट्रॉमा क्रिएट कर देती है कि हम भूल जाते हैं। हम कहते तो हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर को प्यार करते हैं, या पेशेंट कहता है कि मैं फैमिली मेम्बर से प्यार करता हूँ, पर ये बीमारी इतना टेरराइज कर देती है, इतना ट्रॉमा और फियर क्रिएट कर देती है कि हमारा जो उससे पहले का, जैसे हम मतलब प्रोफेशनल्स कहते हैं प्री मॉर्बिड, मतलब बीमारी आने से पहले वाला इंसान, बीमारी आने से पहले वाला जो घर है, उसमें जो प्यार होता है, उसमें जो कनेक्ट होता है, जो हमारा रिश्ता है, वो उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देती है। सो अगर जिस तरह से पेशेंट के दिमाग को उसका सब्सटेंस, उसकी बीमारी हाईजैक कर लेती है, उसी तरह से हम फैमिलीज़ के दिमाग को वो फियर हाईजैक कर लेता है। अब फियर्स बहुत तरह के होते हैं। फियर ये भी होता है कि अगर पेशेंट को हम मना करते हैं, पेशेंट आगे से एग्रेसिव होता है। फियर है कि झगड़ा और हो जाएगा घर में। फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे। फियर होता है कि ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज लोग इसको बीमारी नहीं मानते, इसको बुरी आदत मानते हैं, तो देयर इज स्टिग्मा अटैच टू इट। ठीक है। फियर ये होता है कि अगर मैं पेशेंट को ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट में ले जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, ये फैमिली का फियर होता है, उस टाइम प्यार व्यार नहीं दिख रहा होता है। फियर ये है कि अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट जाऊंगी तो क्या वो मुझे छोड़ देगा, क्या वो मुझे प्यार करना छोड़ देगा, अगर वाइफ है तो क्या वो डिवोर्स हो जाएगा मेरे साथ। सो बहुत सारे फियर्स होते हैं जो हमें रिकवरी से रोकते हैं, मतलब इस बीमारी के ट्रीटमेंट को रोकते हैं। सो अगर हम एनालाइज करें तो जो मेजर कारण है हमारी रिकवरी नहीं होने का, मतलब एक तो घर में जब पता चलता है, मानो पेरेंट्स हैं, अगर मदर को पता चला तो फादर से छुपाया, फादर को पता चला तो किसी और से छुपाया। फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ योर रेपुटेशन बीइंग लॉस्ट, कि आपकी इज्जत का क्या होगा। तो शुरू से ही ये बीमारी फियर्स क्रिएट करती है, ट्रॉमा क्रिएट करती है। फिर अगर हम किसी तरह से पेशेंट को, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमारे पेशेंट खुद चल कर आते हैं, बिकॉज उनका, अगर हम कहते हैं डिजीज़ और ब्रेन डिसऑर्डर है, तो हमारे पेशेंट का तो ब्रेन काम नहीं करता ना। सो फैमिली को ज़बरदस्ती ही लाना पड़ता है। आइदर देयर इज़ सम फिज़िकल इशू कि लिवर ख़राब है, या कोई और फिज़िकल इशू हो गया है, या फिर कोई हादसा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पुलिस केस बन जाता है। तो हमारी बीमारियों में एक यही रास्ता है। तो जब हम ज़बरदस्ती पेशेंट को ला रहे होते हैं, उस टाइम ये फियर होता है। और जब पेशेंट हमें थ्रेट करता है कि आप ज़बरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ, आप ज़बरदस्ती करोगे तब भी मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, आप ज़बरदस्ती करके देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो ये सारी चीज़ें और फियर क्रिएट करते हैं। फिर हमें पता चलता है ये इलनेस है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये आपको, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो हो सकता है कि कुछ और भी नुकसान हो जाए, हो सकता है आप 3rd से 4th स्टेज में पहुंच जाओ, उसका भी फियर ऐड हो जाता है।
फिर जब आप इधर बैठते हैं, अपने पेशेंट को देखते हैं, विड्रॉल्स उसे आ रहे होते हैं, उसका भी फियर हो जाता है इकट्ठा। फिर जब हम उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि ये तो सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रोसेस है, उसको लंबा टाइम लगेगा, उसमें और फियर इकट्ठा हो जाता है। फिर पेशेंट, बिकॉज इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ डिनाइल और पेशेंट को नहीं पता चलता, तो फैमिली को जो रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो ब्रेन से हट के अब हॉस्पिटल में हो रहा है इलाज ब्रेन का, उसके बाद जो मास्टरमाइंड है, जो हमने माइंड को एम्पावर करना है, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा जिस जहाँ से इंसान डिसीजन मेक करता है, फैसले लेता है, जब हमने उसको ट्रेनिंग दिलानी है और उसके बाद उसके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करना है, तो उसमें भी फियर है। पेशेंट का ये फियर है कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, बिकॉज सेंटर्स काफ़ी बदनाम हैं। सेंटर्स का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता, नोबडी नोज कि सेंटर वर्ड नहीं है एक्चुअली, इट इज़ अ रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें पेशेंट को भी डर है, फैमिली को भी डर है कि अच्छा ज़बरदस्ती वहाँ भी भेज दिया तो उसके बाद क्या, और पता नहीं क्या होगा बच्चे के साथ। अब फैमिली से दूर जा रहा है, मान लीजिए अब मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है रिहैब में, उसका डर, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। फैमिली की अपनी ईगो, फैमिली की अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी इनसिक्योरिटी, एक माँ की रिक्वायरमेंट, हाय मेरे बच्चे को मैं खाना खिलाती थी, अब मेरा बच्चा वहाँ कैसे खाना खा रहा होगा। अच्छा अगर वहाँ से भी आ जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा, तो उसका फियर। तो हमारे पास शुरू से लेकर एंड तक फियर्स ही फियर्स हैं, और हमारा प्रोग्राम और ट्रीटमेंट ये सिखाता है कि फियर को जब तक हम नहीं लेट गो करेंगे, जब तक हम अपने फियर पे काम नहीं करेंगे, रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो अब फियर का क्या जोड़ है? अगर आपने माँ को बताना है, एक माँ कहती है कि अब ये जब से बीमार हुआ है, जब से ये गलत आदत में पड़ा है, जब से ये गलत एक्शंस करता है, नशा करता है, ये मेरा बेटा ही नहीं रहा, ये तो इंसान ही नहीं है, इसने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उससे नफ़रत हो जाती है। सो दैट इज़ हाउ दिस कॉन्सेप्ट काम कि अगर फियर को तोड़ना है तो फियर का क्या फिर जोड़ है, तोड़ क्या है उसका? दैट इज़ वेयर एक्शन कम्स, दैट इज़, एंड द आंसर इज़ लव। तो इसलिए यहाँ पे बैठ के, इस प्लेटफॉर्म में बैठ के हम ये कनेक्ट करने की कोशिश, ये हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि एक बीमारी घर में आई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बीमारी के साइड इफ़ेक्ट और सिम्टम है, और हम लोग जो घर के सदस्य हैं, जो पेशेंट है, जो माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, हम एक फैमिली यूनिट थे कभी, हमारी रिलेशनशिप थी कभी, मगर ये बीमारी ने इतना फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया है कि हमें वो कुछ और देखने ही नहीं दे रहा। सो दैट इज़ वाई दूसरे संडे को ये टॉपिक रखा गया, कनेक्ट करने के लिए, एक माँ को बताने के लिए ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है जो तुम्हारे पेट में था, ये वही बच्चा है जिसको तुमने जन्म दिया, ये वही बच्चा है जिसको तुम खाना खिलाती थी और नहलाती थी, जिसको तुमने बड़ा किया, ये वही भाई बहन है। तो जब हर्मिटेज में ये पिक्चर्स दिखाई जा रही थी, अब उसमें दादी भी थी, उसमें नानी भी थी, उसमें मतलब बचपन था, बच्चे कैसी एक्शन कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में क्या क्रिएट हुआ? उस मोमेंट में प्यार क्रिएट हुआ। उस मोमेंट में पेशेंट ने ये शेयरिंग करी कि मैं तो भूल ही गया था मैं भी बच्चा था, और माँ बाप को ये एहसास हुआ कि अरे हम जिससे अब डर रहे हैं, हम एक्चुअली बीमारी की वजह से डर रहे हैं, ये पर्सन तो वही मेरा बच्चा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस फैमिलीज़ कि हमें अपने फियर पे काम करना पड़ेगा। अगर हम फियर के साथ यहाँ बैठेंगे
अगर हम फियर के साथ ही रिहैब ट्रेनिंग भी कराएंगे, फियर ही के साथ उसको वापस घर पर भी लेकर जाएंगे, रिकवरी नहीं आ पाएगी। बिकॉज फियर तोड़ता है और लव कनेक्ट करता है। तो अगर जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। फियर्स है ना दिमाग में, ये फियर्स ही क्रिएट करता है। मुझे तो लगा सर, दिस वॉज द थिंग विच वी डिड। और आप मानोगे नहीं कि 5 से 6 की मीटिंग में जो पेशेंट थे वहाँ पे स्टूडेंट, बिकॉज ये वाला एक लेवल है, आप सोचो ये क्लास 1 है। अब जो हर्मिटेज में स्टूडेंट बैठे हैं वो क्लास 2 और 3 के हैं। वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया। तो अगर वहाँ पे एक 55 साल का पर्सन बोला, मैम पता नहीं कितनी मुद्दतों के बाद मैंने अपने आप को देखा, मैं ऐसा था, मतलब आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट। वहाँ पे खड़े होके एक बच्चे ने अपने फादर के साथ शेयर किया, मतलब एक उसे प्लेटफॉर्म मिला और उसने अपने फादर को ओपनली बोला, मेरे को आपसे बहुत नफरत है क्योंकि आप हमेशा अपना काम करते रहते थे और अपने अफसरों के पीछे भागते रहते थे, आपके पास मेरे लिए समय नहीं था। मतलब एक लव ने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि वो शेयर कर पाया। आज यहाँ पे अनीश गया था शेयरिंग करने के लिए, तो शाम को हम पूरे दिन का फीडबैक लेते हैं, तो उसमें से 60% बोले कि वो झूठ बोल रहा था, हम मान ही नहीं सकते कि वो बीमारी में था, उसने ऐसे ऐसे काम किए, उसने ऐसा गोल्ड बेच दिया, उसने ऐसी चीजें कर दी। Nobody was ready to believe। क्योंकि इस टाइम जो वहां पे बैठा है, जो रिकवरी में नहीं है, उसको इतनी अपनी कड़वी सच्चाई दिख रही है, अब इतना शेम है, इतना गिल्ट है, उसको लगता है उससे गंदा इंसान ही कोई नहीं है। तो ये जो साफ सुथरा सामने बैठा है, ये एडिक्ट नहीं था कभी। आप देख रहे हैं स्टेजेस, एक स्टेज हमारे घर की जब बीमारी आई और लंबे समय के लिए घर में जो कुछ हुआ, एक स्टेज है अब आप किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचे, आप जो भी हॉस्पिटल में बैठा है वो अपने से आगे वालों को भी देख रहा है। जब जसबीर सर शेयर करते हैं, जब राजेश जी शेयर करते हैं, जब हितेश अपनी शेयरिंग करेगा, तो एक उम्मीद बनती है ना। तो दैट मीन्स कि अगर हम सिंप्लीफाई इसको कर दें, हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें। आज एक फादर ने मुझसे शेयर किया इतनी मीटिंग्स अटेंड करने के पास कि मैम अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता था अब मेरा बेटा सब कुछ संभाले, मगर वो गलत हरकतों में फंस गया। तो उनको मैंने ये शेयर करने की कोशिश करी कि अगर आप बोलोगे गलत हरकतों में बच्चा फंस गया, तो आपका दिल दुखेगा और आप उसे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में आके सबसे पहली चीज़ ये बताई जाती है कि आपके बेटे को ब्रेन डिसऑर्डर है, एडिक्शन इज एन इलनेस, ये बीमारी है। बीमारी मानोगे तो ट्रीटमेंट होगा, हैबिट का यानी कि कोई आदत का अस्पताल नहीं होता, ये बीमारी है और आपका बच्चा बीमार है और आपको उसका इलाज कराना है। तो ये सारे ट्रीटमेंट के फेजेस हैं। यहाँ से आने से पहले पेशेंट तो होता ही है बीमार, फैमिली भी बीमार होती है, और इस प्लेटफॉर्म में बैठ के आपको फैमिली को अपने ऊपर काम करना है और पेशेंट को अपने ऊपर काम करना है। बट पेशेंट क्योंकि वो डायग्नोज्ड है, वो पेशेंट है, उसका ब्रेन डिसऑर्डर्ड है, उसके ब्रेन के केमिकल बैलेंस खराब हो गया है, नुक्स आ गया है ब्रेन में, इसलिए वो सही फैसले नहीं कर सकता। उसके ब्रेन को ठीक होने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे ही ठीक होगा। तो मैं आपको ये स्टेज दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब ये इनके हस्बैंड उठ के चले गए,
अब ये उनका बेटा उठ के चला गया, वो इधर उधर। हमारे पेशेंट को अभी विड्रॉल आ रहे हैं, अभी उनको तोड़ है, ये कितनी मुश्किल से बैठे हैं इधर, अभी वो स्टेज ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। मगर इसके बाद जब वो थोड़ा सा पेशेंट आगे चलता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है, तो वो दूसरी स्टेज पर पहुंचता है। और अल्टीमेटली हम और हमारा पेशेंट एक स्टेज में पहुंचते हैं जहां हम दोनों मानते हैं कि ये बीमारी है, ना तुम्हारी गलती थी ना हमारी गलती थी, ये बीमारी की चीज़ें थी। अब हमें रिकवरी में एक साथ हमने ट्रीटमेंट कराना है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि फियर एक ऐसी चीज़ है जो एडिक्शन का, कोई भी साइकेट्रिक बीमारी का ट्रीटमेंट कराने से रोकती है हमें। फियर इज़ द बिगेस्ट थिंग एंड लव इज़ व्हाट कनेक्ट्स। लव, और वो भी टफ लव, कि अगर हम वाकई में अपने पेशेंट से, फैमिली मेम्बर से प्यार करते हैं तो हमें वी हैव टू कनेक्ट विद द पेशेंट एंड कनेक्ट विद आवरसेल्व्स एंड गो बैक। कोई भी आप शेयरिंग करना चाहो, इसमें ऐड करना चाहो? तो मतलब ऐसे है कि एडिक्शन का ऑपोजिट जो हम सोचते हैं कि भी नशा छोड़ना, इट इज एक्चुअली एडिक्शन का ऑपोजिट कनेक्शन है, इज कनेक्ट। क्योंकि हम देखते हैं, आई थिंक एवरीबडी विल अग्री, घर में एडिक्शन आई और डिस्कनेक्ट हुआ, सब टूटे, रिश्ते टूटे, वादे टूटे, ट्रस्ट टूटा, फिजिकल इश्यूज हुए, सारे इश्यूज हुए। और रिकवरी में जब हमारी फैमिलीज़ यहाँ बैठ के शेयर करती हैं, जब बच्चे कहते हैं अब हम मिल के खाना खाते हैं, अब हम इकट्ठे बैठते हैं, अब हम खेलते हैं, हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि हमारा बॉन्डिंग बेटर होता है, तो यस, एडिक्शन डिस्कनेक्ट्स, एडिक्शन तोड़ती है, पर्सन को अपने आप से तोड़ती है, हर पेशेंट को वो अपने आप से पहले तोड़ती है, बिकॉज जो कनेक्टेड है वो नशा कर ही नहीं सकता। सो सबसे पहले वो पेशेंट को उससे ही तोड़ती है, फिर वो बाकी आसपास की सराउंडिंग से तोड़ती है, और रिकवरी और ट्रीटमेंट वापस उस पेशेंट को अपने आप से जोड़ता है और बाकी फिर रिश्ते जुड़ते हैं। सो दैट इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन डिस्कनेक्ट्स एंड रिकवरी कनेक्ट्स। रमन, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। शेयरिंग इज ऑल्सो कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक बात है। आप नीरू कुछ ऐड करना चाहोगे? सारे रिलेशंस खराब हो चुके हैं। कभी भी जब कनेक्शन बनता है धीरे-धीरे सब कुछ बेटर होता है। सबसे पहले तो अपने आप से कनेक्शन बनता है, फैमिली का भी और पेशेंट, बिल्कुल अपने आप से बनता है, फिर बाकी रिलेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। वर्किंग ऑन मी वाला कंसेप्ट ही काम आता है, यानी कि कहीं ना कहीं मतलब हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हाँ, हम तो सब स्टांस नहीं कर रहे थे, मगर डिस्कनेक्ट हमारा अपने आप से भी हो गया था। बिकॉज व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड, आप अपना ध्यान नहीं रखते, हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, मतलब वी ऑल्सो डोंट लव, हमारा भी कनेक्ट नहीं रहता। राइट। अनु, आप कुछ ऐड करोगे? आपने वो स्टेजेस की बात करी थी, तो फर्स्ट स्टेज तो चलो हॉस्पिटल में निकल जाती है, उसके बाद वो जो सेकंड स्टेज है ना, वो काफी लंबी और हार्डशिप से भरी होती है। मतलब उसमें सरवाइव करना एक बात होती है, वो ही ट्रीटमेंट है, मतलब वो रिहैब, मैं उसमें रिहैब और फॉलोअप्स दोनों को इंक्लूड, सब कुछ, एवरीथिंग। हाँ, वो रिहैब और फॉलोअप्स के बाद आप कहीं पे रेडी होते हो अपना एक्चुअल कदम रखने के लिए। सोब्राइटी भी उससे भी हार्ड है,
आपने मतलब सोब्राइटी 3 साल जसमीन अंकल कहते होते थे 3 साल 4 साल 5 साल, मैं सोचती थी यार इतने साल। हाँ, fear again fear, that's also fear. वो बड़ा हार्ड लगता था कि कैसे होएगा, पर फिर वो ऐसे लगता कि कल की तो बात थी, 4 साल पहले हम कल ही तो आए थे यहाँ पे, 4 साल गुजर भी गए हैं। Good times lie. हाँ जी, फिर सेकंड थर्ड में चलते रहते हैं मतलब चलता रहता है, सेकंड में आने को करते हैं, ग्रेविटी पुल करती है, पर फिर रिकवरी स्किल्स आपको फिर कहती है कि चल थर्ड में चलते हैं क्योंकि वहाँ पे मजे ज्यादा है। Exactly. ये है story। कोई भी कुछ पूछना, कुछ शेयर करना चाहता है? मेरे अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, मतलब कितना साल, कितना और टाइम लगेगा, कितने साल और ऐसे ही चलेगा, ये चीज़ ना मुड़ मुड़ के आती है, फिर मेरे को ना स्ट्रक्चर से बाहर करती है, फिर मतलब मेरा ब्रेन माइंड चेंज हो जाता है, फिर दोबारा से अपने आप को दोबारा से मीटिंग से बैठ के ठीक करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, फिर चला जाता है, देन अगेन इट कम्स, देन अगेन इट गोज, ये मेरा चलता रहता है, आना जाना, आज नहीं रहना है, नहीं चले जाना है, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक स्टैंड ना, वो जैसे कल मैम ने बोला था ना, एक चीज बोलो या हाँ या ना, वो चीज चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए कभी आ गई कभी निकल गई, वो चीज कैसे चलेगी। जब हम कहते हैं कि लाइफ भी एक प्रोसेस है, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने हैं, सब कुछ आना है, मतलब हम एक रियलिस्टिक पिक्चर लेकर चले। एक ये लाइफ का डेफिनेशन है, एक हमारा एक और रियलिटी है कि हमारे घर में एक बीमारी है, एंड बीमारी, एवरी बीमारी हैज़ फेजेस, ओके। हाँ, रेस्ट अनकंफर्टेबल हो रहा है बहुत। और हमारे ट्रीटमेंट में फेजेस हो रहे हैं। अब मैं बहुत देर बाद आई एम गोइंग टू माई पेरेंट्स प्लेस एंड वेयर माई हस्बैंड एंड माई सन आर गोइंग टू बी अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स हुए हैं बीमारी के दौरान जो बहुत ही अगली ट्रॉमेटाइज थे, वेयर आई कुडंट हैव थॉट कि ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूँ और मेरा फियर 0 लेवल पे है। मेरा फियर दिन में कभी 60 पहुँचता है, कभी 70 भी पहुँचता है, कभी नीचे भी हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस कि अगर मैं इस पे काम नहीं करूँगी, ठीक है, अगर मैं अपने फियर पे काम नहीं करूँगी, then I am never going to trust him and my son also. That means मैं जिसके लिए आई थी, मैं चाहती थी ये रिकवर करें, मैं चाहती थी ये खुद एम्पावर हो, मैं चाहती हूँ ये खुद चले, मुझे नहीं चलाना पड़े, ठीक है। अगर आज इस स्टेज पे आकर मैं अगर फियर पे को सरेंडर कर देती हूँ तो इट स्पॉइल्स द रिकवरी, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो नॉट इन रिकवरी। सो द थिंग इज़ पूजा दैट कहीं ना कहीं हमें एक रियलिस्टिक पिक्चर देखनी है लाइफ की, ठीक है, वेयर लाइफ इज़ अ प्रोसेस, एवरी डे कोई ना कोई इशू आएगा, हम सब यहाँ पे बैठ के अपनी अपनी स्किल्स को वी आर चिजलिंग आवर स्किल्स, हम स्किल्स इकट्ठी कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं और हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक हम सारे रिकवरी में, जैसे सर कहते हैं 33% आपने करना है, 33% हमारे आसपास करेंगे और 34% गॉड विल डू, द हायर पावर विल डू। सो ये फॉर्मूला मैं अब रोज़ अपने आप को सुना रही हूँ। आई हैव टू गो ऑन 14th, ओके, आई एम टेलिंग दिस थिंग टू माई सेल्फ एवरी डे। 33 मुझे करना है, नम्रता, यू हैव टू डू योर 33%। एक टाइम था मैं 100 करती थी, फिर उस टाइम मैं इनेबलिंग, प्रोवोकिंग सब करती थी, फिर जब मैं ट्रीटमेंट में आई मैंने उस फेस के अकॉर्डिंग अपने ऊपर काम किया। मतलब एनीबडी हु इज़ इन रिकवरी इज़ डूइंग दिस। सो मैं वहाँ भी चली जाऊँगी, मेरे को यही करना है अल्टीमेटली, क्योंकि अब ये आ गया मेरा रिकवरी का प्रोसेस, ठीक है, वेयर ही हैज़ टू डू हिज 33%, कनव हैज़ टू डू हिज 33%,
एंड रेस्ट गॉड विल डू. क्योंकि अगर मैं इस फियर के साथ बैठी रही, ये कभी होंगे नहीं. और क्या गारंटी है कि मैं हमेशा रहूँगी? क्या गारंटी है कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम? कोई गारंटी नहीं. सो अल्टीमेटली you have to let go and you have to go with love and trust and faith in recovery. So ये प्रोसेस है, ये हमारी सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है जो हम सब करते हैं फैमिलीज बैठ के. 100% लाइफ में कुछ नहीं होता. एक कैंसर वाला डॉक्टर भी, ऑन्कोलॉजिस्ट भी आपको ये नहीं कहेगा जी कीमोथेरेपी के बाद आपका पेशेंट बच सकता है. नो गारंटी. सो देन वी हैव टू मेक अ चॉइस कि इसी तरह डर डर के मरना है या फिर रिकवरी में, आपको रिकवरी में रहकर जीना है. सो दिस इज अगेन योर मी फर्स्ट, लाइक नीरू सेड, वर्किंग ऑन मी फर्स्ट. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू.